इसलिए आपको कल लोगों ने कहा ना टुक 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 टुक, है? हमने टुक टुक नहीं कहा था। और इनकी जो एंट्री है राणा साहब सुरजीत सिंह जी, वो अच्छी नहीं हुई। और आपने भी जो तकरीर की है, तोबा तोबा, सियासत में इतने क्यों आप लेट क्यों हो यार? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आई एम सॉरी, ऐसे ऐसे के पकड़ के क्यों तकरीरें कर रहे हो? हम कल वहाँ उधर बैठेंगे, अगर आपको पता उधर बैठेंगे तो लेने दूध लेने की उधर क्यों जाना था वहाँ? मैंने फिर कहा, मैं भगवान की कसम, मैंने ऐसे कहा रब दा वास्ता नहीं करी हो यार, थोड़ी बड़ी दुर्गति होनी हो, आपका बड़ा बुरा हाल होगा, मैं जानता हूँ। बीजेपी के चंद नौजवान बच्चे उनसे नारे लगवा रहे थे 15-15, 20-20 बच्चों से कि आप पाकिस्तान के खिलाफ। इसका मतलब है पाकिस्तान यहाँ करवा रहा है ना, तो पाकिस्तान करवा रहा है तो इसका मतलब आप पाकिस्तान के आपकी जो एजेंसीज, आपका सिस्टम पाकिस्तान से कमज़ोर है। फिर नारे लगा रहे हो तो नारे इस गवर्नमेंट के खिलाफ लगाओ जो कंट्रोल नहीं कर पा रही, और वही नारे लगा रहे हैं जिनकी सरकार है, मुंह लाल कर रहे हैं अपनी मुंह थप्पड़ मार मार के। तो कहने का मकसद क्या नॉनसेंस है? तू कौन है ये? मैं खा मखा, ये तो खा मखा वाला हिसाब है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में हर पल एक नया बदलाव आता है, लेकिन जहां एक तरफ राजनीति बदल रही है वहीं दूसरी तरफ कश्मीर घाटी के हालात बदल रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के ऊपर आतंकी हमले, मासूम लोगों के ऊपर आतंकी हमले, गरीबों के ऊपर आतंकी हमले। एक परिवार, 13 लोगों के परिवार का पालन पोषण करने वाला अरविंद कुमार, उसे शहीद कर दिया गया। घाटी में आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष चौधरी लाल सिंह। तो साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि घाटी में आखिरकार ये क्या हो रहा है? सुनने में तो हमें ये आया था कि घाटी के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, आतंकवाद का हमने सफाया कर दिया है और अब तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, और बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और देश के विभिन्न भागों से लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए घाटी आ रहे थे। लेकिन ये हो क्या रहा? आज मैं कह सकता हूँ कि जो कहा गया वो नहीं हो पाया। इनको हट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अगर हालात प्रॉमिस किया गया था, वादा किया गया था लोगों से, ये तो ठगी वाला हिसाब हो गया कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक कर लिया, और बाद में जैसे आपने देखा नहीं कि इन्होंने एक बार कह दिया कि इन्होंने गाने बना दिए थे और कोरोना के लिए कोरोना हार गया, ऐसा प्रोग्राम बना लिया था। अचानक सेकंड वेव्स आई तो जुलूस निकल गया। इनको पता ही नहीं होता कि हम किया क्या है और होना क्या है। अब बताइए, इनकी रिपोर्ट में आ गया कि 2 महीने पहले से ही जो पुंछ में हादसा हुआ, कि 2 महीने से 1-2 महीने से पहले के लोग कुछ आए हुए थे। मेरा पहला क्वेश्चन है इनके साथ, कौन आदमी जिसने कहा था कि 2 महीना से पहले लोग आए हुए हैं? किसने आइडेंटिफाई किया? इसका मतलब है वो रिपोर्टिंग कत्ल कराने के बाद हो रही है क्या? ये रोल क्या है? 9 लोगों को शहीद करने के बाद आप कहोगे और जो 5 प्यारे सिख मरे, बाद में रिपोर्ट कर दोगे आप ऐसे कि नहीं जनाब, ऐसे कत्ल जो हुआ है ये तो 2 महीने से लोग 2 महीने से आए हुए थे। तो 2 महीने लोग आए तो आप लोगों ने पकड़े क्यों नहीं? आज आपको फिर ये आप कभी देखोगे यहाँ कोई तकरीबन 200-250 के करीब मिलिटेंट है। आपने कैसे गिनती की? किसने करवाई? पहले तो उसी को पकड़ो। ये कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूं, आप हैरान होंगे। अभी आप कंडी ब्लॉक को, पुंछ रजौरी के ब्लॉक को, कंडी के ब्लॉक को, और एक एग्जाम्पल देता हूं। अभी निकालो कि वैक्सीनेशन किसको लगी है। इस समय टॉप किया ना बीएमओ ने, उसको इनाम मिला ना। अगर उसमें फॉरेनर लोगों के नाम ना हो, विदेशियों के नाम ना हो, अंग्रेजों के नाम ना हो, सऊदी अरबिया के नाम ना हो, उसमें वैक्सीनेशन लेने वाले के लाल सिंह सियासत छोड़ देगा। ये क्या हो रहा है? वैक्सीनेशन किसी को नहीं लगी, फेंकी गई है। ये आपको सुनाऊं, हमले कितने बड़े हो रहे हैं ये हमारे इधर। लोगों को घर, हम कैंप लगाए हुए, लोगों को घरों में बिठाया हुआ है, और घरों में बिठा के लोगों को
कहा गया है कि आप यहाँ से फिक्टिशियस नाम भरिए, लेकिन ये मत करना कि वैक्सीनेशन से ज़्यादा नहीं भर देना। अगर हमारे पास 2000 है तो 2000 की भर दो, इसका मतलब 2000 दवाई फेंक दी ना। भाई साहब, हमें अफसोस है कि हमारी स्टेट, हमारी जम्मू के साथ हो क्या रहा है भाई दीवे। ये वो लोग मर रहे हैं जहाँ वैक्सीनेशन फ्रॉड हो रही है। ये आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ और चैलेंज से कहता हूँ। और निकालो लिस्ट, दो वहाँ वो एक आरटीए लगाइए और नाम पढ़ो, उनकी आईडी पढ़ो, आईडी प्रूफ मांगो। बंदे कहाँ से मिलेंगे, कौन बंदे हैं? आपको कहा गया मुझे आज आप मुझे 10,000 बंदे का नाम दोगे, यहाँ से मर्जी दो, भरो, उसके नंबर भरो। जनाब, ये दवाइयाँ जो लगी हैं ना, जो कह रहे ये स्टेट ख़त्म होगी, ये इलाका हमने पूरा कर दिया, ये सारा फ्रॉड हो रहा है। और फ्रॉड की एग्जांपल मैंने एक छोटे से ब्लॉक से कर दी, जहाँ जिसको सम्मानित किया गया जिलाधीश ने, इनाम मिले। और लोगों को कहा गया, कहते हैं, और सुनो लोग वहाँ ये, और एक और बात बताता हूँ आपको, लोग तो शहीद हो ही गए कश्मीर में। मैं जम्मू की एक और लखनपुर में आप चेक करो। आप मुझे बजाओ, आपने 10,000 टेस्ट किए, एक भी वहाँ पॉजिटिव नहीं है। वजह, जहाँ पॉजिटिव ले जाना, अगर पॉजिटिव आया तो मुझे पूछ लेना। हो क्या रहा है, क्या है दवाई? ये तो हमें भगवान खुदा बचा रहा है, रब बचा रहा है। हमारी क्लाइमेट अच्छी है, माहौल अच्छा है। लेकिन चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि घाटी में जो बेचारे प्रवासी मजदूर जिनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जिन मासूम लोगों को कत्ल किया जा रहा है, एक तो आपसे ये समझना चाहता हूं कि आतंकवादियों का नेटवर्क पुलिस से क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि 900 लोग गिरफ्तार हुए, अखबार में खबर बड़ी छपी और कहा गया 900 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, उसके बावजूद जो है लोग। देखो भैया, सबसे अनफॉर्चुनेट है कि आप 900 आदमी अरेस्ट कर रहे हो। क्यों? आपने खुद सरेंडर पॉलिसी बना के छोड़े हुए लोग, आपने उनके हथियारों के पैसे दिए हुए। जो पिस्टल देगा उसके इतने पैसे, जो वो देगा AK-47 देगा उसके इतने पैसे, 1.5 लाख देंगे। आपने तो पैसे बांटे थे इन सबको, चेक कर लो। जब आप सरेंडर लोगों को, मिलिटेंट को सरेंडर करा के नौकरी की बात करते हो, उसको पैसे देते हो, उसको फिर 4,000 रुपया भत्ता देना शुरू कर देते हो, मुझे बताओ यार, हालात सुधरते क्या? आपने कहा कि डिमोनेटाइजेशन करने से मिलिटेंट कमज़ोर हो जाएंगे, पर क्यों नहीं हुए? वजह बताएं ना। आपने कहा गया कि पाकिस्तान से फायरिंग इसलिए आती है कि कमज़ोर लोगों के हाथ में सरकार है। आज तो स्ट्रांग लोगों के पास सरकार है ना। फिर दूसरा नंबर, आप हैरान होंगे, फिर ये कहना है सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, ये मिnority की किलिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है भाई दीपे? जो आदमी बिहार से घर से खाना नहीं पूरा होता, वो अपनी जान को जोखिम में लगा के अपनी जान की कीमत नहीं समझता और कश्मीर में आके रोजगार करना शुरू करता है, उसको पता मैं मर जाऊंगा, मार भी सकता कोई। वो कितना नेग्लेक्टिव है उस स्टेट की वजह से। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, बड़े भाई डिप्टी सीएम बड़ी डींगे हाँकते हैं, जिन्होंने बिहार पे कब्जा किया हुआ है। बिहार की बेरोजगारी ये हाल है कि जम्मू का आदमी कश्मीर में रोजगार नहीं करने जाता है और बिहार वाला को रोजगार करने जाएगा वहाँ। कितना मजबूर है। 150 रुपये दिहाड़ी है बिहार में और यहाँ आके 400-500 रुपये मिल जाता है। तो मुझे बताओ, सोचते हैं कि हमारे बच्चे पल जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, हमारा कुछ बन पाएगा, कुछ हो पाएगा। लेकिन उसके साथ और बंदे जो मरे, वो कौन मरे? जो रिजर्व कैटेगरी से जम्मू में उनको नौकरियां मिली, इंटरव्यू हुआ, जो बैकलॉग है, उस बैकलॉग के लोग जो भर्ती हुए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में शेड्यूल कास्ट है नहीं, तो उसका बेनिफिट जम्मू के शेड्यूल कास्ट रिजर्व लोगों को मिलता है। वो लोग जो 2-3 टीचर वीचर उसमें मरे हैं, वो कौन है? वो उनको नौकरियां वहां मिली। मुझे बताओ, जिस बंदे ने उनको अपॉइंट किया और जिसने उसको एडजस्ट किया, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है?
KDS कहाँ करना चाहिए था? आपने उनको ऐसे ऐसे कार्नर में फेंका, ऐसे ऐसे कार्नर में CO और वहाँ के डायरेक्टर, व्हाट दे आर डूइंग। ये सरकार को समझ नहीं है कि ये बंदा अगर हमने रिजर्व कैटेगरी से लगाया है, इसका हिस्सा बनता है, इसका हक बनता है कि इसको नौकरी कश्मीर के हिस्से में इसको मिलनी है। तो कश्मीर के हिस्से की जब नौकरी मिलती है तो कश्मीर में उसको कहाँ रखना चाहिए नहीं पता। वो तो निहत्था है, इनसिक्योर है। जब आप कह रहे हो कि कश्मीर के हालात, अभी एक एक्स डिप्टी CM साहब ने नहीं कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं। जब इनके अपने लोग कह रहे हैं हालात अच्छे नहीं हैं, तो जब आप लोगों को अपॉइंट करते हो, वहाँ लगाते हो, आपको समझ नहीं आती कि आपके ऑफिसर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप कितनी सेक्टर रोकने की बात कर रहे हो, सेक्टर मूवमेंट की बात रोकने की बात कर, 200 करोड़ रुपये कमाई करेंगे। मुझे बताओ 200 करोड़ कमाता कौन था? ये मैं बात जानना चाहता हूँ। किसका 200 करोड़ रुपया छीना? 200 करोड़ रुपया, जुनेद साहब बड़ा क्लियर है, 200 करोड़ रुपया किसका है? जो गाड़ी लेके जाता था, ट्रक वाला। ट्रक चलते थे, फाइलें लोड होती थी, मजदूरियाँ चलती थी हैं, और वहाँ लेके छोड़ने जाते थे, फिर छोड़ के वापस आते थे। एक किराए भाड़े, एक किराया भाड़ा। मुझे बताओ, किराया अगर लोगों के हाथ में गया, मजदूरों ने मजदूरी की, 200 करोड़ रुपया गया कहाँ? लोगों के घर गया ना, काम पे लगा ना। लोग तो खुद कहते हैं अगर कोई नहीं काम है तो उसको किसी काम पे लगा दो। तो अगर काम मिल गया, वो 200 रुपये सेव करके आपको क्या मिला? बेरोजगारी। क्यों आज 21.6% परसेंटेज आ गई आपकी? देश में टॉप पे कर दिया आपने बेरोजगारी में, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट में। ये क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें समझ क्यों नहीं आ रही? टूरिज्म का सत्यानाश हो चुका है सारा का सारा। अब अगर हालात अच्छे तो टूरिस्ट, वेयर इज द टूरिस्ट? हम सरकार के साथ खड़े हैं कि सरकार अगर मिलिटेंट्स के साथ लड़ना चाहती है, अगर उसको कुछ सपोर्ट की जरूरत है, अगर कुछ समय की जरूरत है, हम सहयोग करने को तैयार हैं कि देश इज द प्रायोरिटी, कंट्री इज द प्रायोरिटी, स्टेट इज द प्रायोरिटी, लोगों की जान माल प्रायोरिटी। लेकिन ये तो नहीं है कि आप पूछोगे भी किसी को नहीं, मशवरा किसी से नहीं लोगे हैं। लोग कहते रहेंगे बार बार कि जुनेद साहब की सलाह लेनी चाहिए, जुनेद साहब से पूछना चाहिए। तो वो सोचते हैं कि जुनेद है क्या चीज़ है, हमने किस लिए पूछना है। हाँ, तो जब नहीं पूछना है तो आपका यही बनना है जो आप बना रहे हो, क्योंकि आपका तो ये है नहीं। मुझे बताओ, सेंस ऑफ एरिया, सेंस ऑफ जो लोगों की, उस एरिया की जो आबादी है, उसकी सेंस किसको है? वहाँ के लोकल नेता को। आप लोकल नेता को पकड़ पकड़ के उनके नाक की सीटें कढ़ा रहे हो, रगड़ रगड़ रहे हो, भगदड़ मचा दी है आपने। जैसे कोई जंग लगी हुई है, तो जंग लगती है तो क्या करते हैं, जंग में सबसे बड़े किसी कर्नल को पकड़ लेते, जनरल को पकड़ लेते, किसी मेजर को पकड़ लेते ताकि फौज सरेंडर कर दे। अब यही हो रहा ना, अभी कल परसों 2-3 पकड़े, यही हो रहा ना। भाई साहब, जब खुला नहीं छोड़ोगे, अपोजिशन खुली नहीं होगी आपकी, अपोजिशन आपको हर कदम पे खड़ा करती, सुधारती है। अपोजिशन होता है चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस। और जिन लोगों का चेक ही नहीं है, उनका बैलेंस कहाँ से होगा? तो लोग क्या उम्मीद करेंगे? जैसे आपने लोगों को इन्होंने, आप देखोगे सरकार लोगों की, तो सरकारी ज़मीनें पहले लोगों की गिरदावरियाँ सारी काट दी इन्होंने। रोशनी ज़मीन थी, ख़त्म कर दी, उस पर सीबीआई लगा दी लोगों के ऊपर, रोशनी पे। हद है यार। उस एंसराय के ऊपर, एंसो के ऊपर, उस बोधराय के ऊपर, उस कासम के ऊपर आपने इस तरीके का हाल कर दिया कि उसकी ज़मीन काट दो, उसे छीन लो। अभी लगातार आप तोड़फोड़ पे लगे हुए हो। आपको चिंता कहाँ मिलिटेंसी की है, फिर इस उग्रवाद की कहाँ है? आपको चिंता है वाहवाही लुटने की। अब इसरो के मन में आ गया कि हमें वाहवाही कैसे मिलेगी, आप फैक्टिशियस नाम भर दो और वैक्सीनेशन लग गई। जैसे मुझे बताइएगा, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये सारे इश्यूज आप उठा रहे हैं, आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि कश्मीर घाटी के तो जो हालात बने हुए हैं, उन हालात में एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग
नेशनल कॉन्फ्रेंस से हालांकि हिलाल राथर का कोई ताल्लुक है, लेकिन वो अब्दुल रहीम राथर के सुपुत्र हैं, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक में एक्यूज्ड हैं परवेज़ अहमद, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही अपनी पार्टी में हम लोगों को जाता हुआ देख रहे हैं। आपका अपना राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आएंगे तो क्या ये लोग इन्हीं पार्टियों में रहेंगे या ये अपनी जान बचाने के लिए इन पार्टियों में गए? आपने देखा नहीं बंगाल में क्या हुआ? बंगाल से ज़्यादा ये हालात ख़राब हैं। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल वाले सारे लोग ज्वाइन कर गए और सारे लोग घर वापस आ गए, और जो उनके भी थे वो भी टूट के वापस आ गए, क्योंकि ये ज्वाइनिंग वाइनिंग कोई इनका कोई मतलब नहीं है, बेईमानी है, टाइम पास है। जान बचाने का काम, टाइम पास, जान बचाने का काम। टाइम पास है ना। टाइम अपना समय पास कर लो यार। कोई बेल में बैठ के कर ले, कोई कहीं हट में कर ले, कोई आइसोलेशन में चला जाए, ये कोई कोमा में चला जाए, कोई किसी के पीछे खड़ा हो जाए, ये होता है एक तरीकाकार। तो क्वेश्चन ये है कि जो वहाँ कैजुअल्टी है, लगातार मर्डर हो रहे हैं, डेथें हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, तो मुझे बताओ, ये सिर्फ ये मत कहेंगे कि सिर्फ अब हाँ हिंदू ही मर रहे हैं, वो पुलिस वाले तो वो मुस्लिम थे जो मारे हैं। इस चीज़ के लिए टैक्सी यूनियन का प्रधान वो मुस्लिम मारा। तो मुझे बताइए, ये सारी चीज़ें आप इसको कहीं एक वर्ग के साथ, एक विशेष वर्ग के साथ कहीं नहीं जोड़ सकते। आपके पास बेसिकली वो समझ ही नहीं है कि हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब समझ नहीं है तो आपका एटीट्यूड भी वैसा रहेगा। आप दबके दाड़े इतने मारते हो, हम तो ढूंढ के मार देंगे, हम तो ऐसे कर देंगे, घुस के मार देंगे। अब घुसने का फायदा, और नारे लगाते किससे? बीजेपी के चंद नौजवान बच्चे उनसे नारे लगवा रहे थे, 15-15, 20-20 बच्चों से, क्या पाकिस्तान के खिलाफ। इसका मतलब है पाकिस्तान यहाँ करवा रहा है ना, तो पाकिस्तान करवा रहा है तो इसका मतलब आप पाकिस्तान के आपकी जो एजेंसीज, आपका सिस्टम पाकिस्तान से कमज़ोर है। फिर नारे लगा रहे हो तो नारे इस गवर्नमेंट के खिलाफ लगाओ जो कंट्रोल नहीं कर पा रही, और वही नारे लगा रहे हैं जिनकी सरकार है, मुंह लाल कर रहे हैं, अपनी मुंह थप्पड़ मार मार के। तो कहने का मकसद क्या नॉनसेंस है, तू कौन है जी, मैं खा मखा, ये तो खा मखा वाला हिसाब है। चौधरी साहब, पिछले दिनों जम्मू में भी देखने को मिला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े कदावर नेता देवेंद्र सिंह राणा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, सुरजीत सिंह सलाथिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आप पुनर्विचार तो नहीं कर रहे हैं दोबारा से बीजेपी ज्वाइन करने पर? देखो मेरी बात सुनो, मैं बंदा हूँ इशू बेस आदमी। मैं कभी भी लोगों को धक्का दे के आने वाला इंसान नहीं। आप सबको पता है, मेरे साथ थे उस समय जब मैं वरसाना का केस हुआ, तो यू नो बेटर, आपको कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, लोगों को भी पता है। तो फेल ये हुए, और ये पावर में थे, पावर ही थी उस समय। तो जब पावर वाली गवर्नमेंट को आदमी छोड़ के फिर वापस क्यों जाएगा? यानी आप बीजेपी में नहीं जाएंगे? भाई वे क्यों जाऊंगा मैं? वो जम्मू स्टेट दे देंगे। कहते हैं मौसम आया हुआ, सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हम मौसमी लोग नहीं हैं। मौसमी लोग होते तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मेरी जब टिकट छीनी थी ना, मैं जितने दिन तक इलेक्शन कांग्रेस का ख़त्म नहीं हुआ था तब तक मैं कैंपेन करता रहा। कहाँ? उत्तराखंड में मुझे पार्टी ने लगाया था, मैंने नहीं छोड़ा। जिस जो कमिटमेंट मेरे साथ हुई थी उसके बाद उसमें वो फेल हुए तो मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने कहा बेटर है ऐसे झूठे लोगों के साथ रहना एक पल भी अच्छा नहीं है। वो सवाल कोई मेरे पर्सनल फ़ायदे का नहीं था। जब मेरे लोग आंसू आंसू रो रहे थे कि हमारे नेता की टिकट छीन ली, मुझे पता, मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा लोगों की क्या हालत थी। जब मेरे घर में हज़ारों लोग यहाँ रो रहे थे तो लोग शलनी थे। तो उस समय ये किसी को खबर थोड़ी थी कि स्टेट टूट रही है, यूटियों में आना है, ये कुछ होना है? शुक्र है उससे पहले हम रुखसत हो गए आगे वापस। तो वो तो सवाल ही नहीं है। आप उस बात के लिए फ्यूल में बातें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। आप देवेंद्र सिंह राणा से मुलाकात भी की थी। जो आपने मुलाकात की थी, मुलाकात में आपने उन्हें कुछ समझाया था या ये था कि आप कोई उनके साथ मिलकर एक नया फ्रंट बनाने की सोच रहे? एक्चुअल मुझे खबर मिली कि ये लोग दे आर गोइंग टू बीजेपी। तो सुरजीत और दोनों वहाँ राणा साहब के घर में थे। तो मैंने इनको फ़ोन लगाया कि मैंने आपसे मिलना है।
तो है सुरजीत भी यही है। मैं सोचता था कि उसके अलग जाऊंगा, अच्छा हो गया। तो फिर हम तीनों बैठते हैं, मैं आ गया वहाँ, फ़ोन भी लगाया। मैंने कहा अगर हर्षदेव वो भी बुला लें, हमने प्लान करना ही है। हम उस तरीके से आ गए कि हमने एक ग्रुप खड़ा कर लेना है। कमाल है यार, इतना बेवकूफ़ बनाते हो यार आप लोग। तो इन्होंने हर्षदेव को फ़ोन लगा दिया, पूछ लेना हरदेव साहब को। फ़ोन लगाया तो वो थे रामनगर पे। चलो हम नेक्स्ट एक मीटिंग और करेंगे, इतना हुआ। और फिर करेंगे। मैंने कहा यार सुनो, आपको कोई डर है इसलिए जा रहे हो, या कोई आपको कोई तंगी है इसलिए जा रहे हो, आपको कोई बात है तो? उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं कि हम नहीं जा रहे। हमें उमर साहब का फ़ोन आया था, फ़ारूक साहब कह रहे हैं मैं इधर आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं उधर। मैंने कहा नहीं, हम आपके पास आएंगे। तो उसके मुताबिक ये बात हुई, फ़ारूक साहब के पास गए, उमर साहब के पास गए। तो कहने का मकसद है ये बात तो सच्ची। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब अंडरस्टैंड। मैंने कहा अगर एनसी में तो आपने हमारा जो कुछ किया वो तो आप भी जानते हो, एनसी हमारी है नहीं, लेकिन आपके लिए तो थी। सिंपल बात है, आपका बहुत काम किया है, बहुत स्टेटस आपको मिले हैं, और बड़ा स्टेचर जो आपका बना है ड्यू टू दैट। तो मैं नहीं चाहूँगा अगर आपने हमें नहीं ज्वाइन करना तो आप ये भी नहीं करें। नहीं नहीं, हम जम्मू के लिए बात करेंगे, हम इकट्ठे बैठेंगे, सब कुछ करेंगे, ये वो है। तो ये सारी बातें उस दिन हो चुकी। सुरजीत सिंह जी कम बोले, लेकिन थोड़ा सा बोले डिस्करेजिंग, थोड़े से बोले डिस्करेजिंग। तो वो मैं कोई फिर मुझे कहने लगे कि लोग, फिर इन्होंने कहा लोग कहाँ चलते हैं, कहाँ आपने भी इतने लंबा जुलूस भी दिया, जे भी दिया, क्या लोगों ने बोर्ड नहीं डाले। मैं कहा ऐसी बात नहीं। पुलवामा मेरे लाल सिंह इम्पॉर्टेंट नॉट बिफोर पुलवामा। 40 शहीद हुए हमारे, और 40 शहीदों की जो चिताएँ जली ना 40, वो उससे लाल सिंह कोई चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने उसे नेशन करेक्टर को देखते हुए सारे वोट उन्होंने इधर डाल दिए। लाल सिंह कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं 5 बार मैं खुद जीता हूँ, मेरी वाइफ जीती, 6 बार इलेक्शन जीते हैं। ये कौन सी बात है कि एक बार हमें वोट ना मिले तो हम सोच लेंगे लोग ख़राब हैं, लोग ये हैं। नहीं, लोगों ने सिचुएशन को देखा, हालात को देखा। मैं लोगों को शाबाश देता हूँ, लेकिन लोगों को उसके बाद जो गलत तरीके से जो चीज़ें नहीं मिलनी थी वो जो मिली, अब लोगों को थोड़ी समझ आना शुरू होगी। दोबारा लोग जो मुझे कहते थे कि नहीं यार ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, आज मुझे बोल नहीं कहते, नहीं कहते अब ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली है कि जो मुझे खुद के मेरे पास कई बार मनाने आए, अब अगर नहीं ऐसा नहीं करना प्लीज़, नो नॉट एट ऑल। तो मुझे बताइए, मैं ठीक था, मैं पॉलिटिकली भी ठीक था, और जम्मू के और इस स्टेट के हित में मैं खड़ा हूँ। क्या जवाब दिया उन्होंने? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अगली नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट मीटिंग हुई नहीं, वो सीधा बीजेपी ज्वाइन कर गए। मीटिंग हुई नहीं वो। फिर उसके बाद फॉर्चुनेट मुझे एक दिन मैं दिल्ली आ रहा था, मैं और मेरी वाइफ, तो वहाँ मिल गए, वो भी आ गए उधर। वो मैं क्या तेरी ये तो गए। मैंने कहा तैयारी, हमारी मीटिंग तो मेरे ख्याल कैंसिल है। मैंने फिर कहा, मैं भगवान की कसम, मैंने ऐसे कहा रब दा वास्ता नहीं करियो यार, थोड़ी बड़ी दुर्गति होनी हो, आपका बड़ा बुरा हाल होगा, मैं जानता हूँ। मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मेरी वाइफ को पता, पूछ लेना, मैं नहीं करना। आप बड़े समझदार हो, बड़े इंटेलिजेंट हो, इंटेलेक्चुअल हो, बड़े स्टेचर के हो, लेकिन मैं कहूँगा, मैं सुरजीत सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से बड़े, हम दोनों 96 में बराबर एमएलए खड़े हुए जीते थे। लेकिन आप अभी एमएलए बने, जहाँ एक बार एमएलसी बने हो, आप छोटे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बात नहीं करना। ये मैंने रिक्वेस्ट करी। अगर आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है तो उसके आगे मेरा कुछ नहीं। तो नहीं देखो देखो ये वो ये। फिर चलते चलते हम झाई में बैठ गए, फिर बैठ गए, पहले 10 मिनट बैठे, फिर झाई में बैठे, चले गए, फिर ये उधर से इधर चले गए, मैं इधर से इधर चला गया। फिर ये एक दिन वहाँ शांत रहे कि उसको कैसे कैसे बनना है। और इनकी जो एंट्री है राणा साहब, सुरजीत सिंह जी, वो अच्छी नहीं हुई। आपको अच्छी एंट्री नहीं दी इन्होंने, और आपने भी जो तकरीर की है, तोबा तोबा, हिस्ट्री याद करेगी आपको। आप धूल थोड़ी है किसी की, पाँव की मिट्टी थोड़ी है यार, क्यों ऐसी बातें करते हो? सियासत में इतने क्यों आप लेट गए हो यार? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आई एम सॉरी, ऐसे ऐसे के पकड़ के क्यों तकरीरें कर रहे हो? हम कल वहाँ उधर बैठेंगे, अगर आपको पता उधर बैठेंगे तो लेने दूध लेने की उधर क्यों जाना था वहाँ? क्यों जाना था भाई? जीना यार एक बार है, मरना भी एक बार है।
तारीखी लोग हैं, हम लोग हिस्टोरिकल लोग हैं, हमारे खानदानी लोग हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। इज्जत सबकी करो, रेस्पेक्ट सबकी करो, प्यार सबसे करो, लेकिन जलील होने वाली जिंदगी से बेहतर है जिंदगी छोड़ देना। दैट इज बेटर फॉर देम। इसलिए मेरी बात जनाब से मैं सीधा कहूँ, ज्वाइन किसने कराया? भाई साहब थे। भाई साहब ने 2 मंत्री लाए थे। रविंद्र रैना जी तो थे ही। अगर रविंद्र रैना जी वहीं थे तो यहाँ आपके जो वैसे भी रविंद्र रैना जी की आपने बहुत बड़ी कसीदे पढ़े हैं, यहीं उनसे क्यों नहीं ज्वाइन किया? कम से कम है। वो तो आपको भी बुला रहे हैं, रविंद्र रैना जी तो आपको। सुनो, बात को खराब नहीं करो, अपनी बात को अच्छे तरीके से रखो। तो कहने का मकसद था कि मैं MP हूँ, मैं 4 MP और लाके आपको आपके लिए अब मिला सकता हूँ। आपने 2 मिनिस्टर आके लाए, ज्वाइनिंग करवाई, चुग साहब वहाँ थे, ये लोगों ने ज्वाइनिंग की। बाद में आपने टाइम लिया अमित शाह साहब से, उसके बाद टाइम लिया आपने नड्डा साहब से, ज्वाइनिंग आपने की कहीं और। ज्वाइनिंग करवाने गए थे तो नड्डा साहब से क्यों नहीं करवाई? अब नड्डा साहब को खुद भूखे दे रहे थे, नड्डा साहब थोड़ी हाथ डाले थे। और यार आपकी ज्वाइनिंग अच्छी नहीं हुई भाई साहब। लेकिन चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना ये कहते हैं कि चौधरी लाल सिंह रिकंसिडर करते हैं और पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनको भव्य स्वागत करूँगा। रविंद्र जी हमारे बड़े अजीज हैं, छोटे भाई समान है, बच्चों समान है। छोटे भाई भी क्या, अभी छोटा ही है, बहुत छोटा है। तो कहने का मकसद है कि बच्चों को हक होता है कि कोई भी चीज़ कहनी, बोलनी, बुजुर्गों को फैसले देख के सोच के करने पड़ते हैं, राइट? इसलिए ये फ्यूल की चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमने बड़ा साफ सुथरे लफ्ज़ों में कहा है कि जो भी मेरा नुकसान कर सकते हो कर लो, बर्बाद कर दो, मार दो, लेकिन अगर यही बात राणा प्रताप उसके कहने से, किसके, अकबर के कहने से जनरल बन जाते इस देश के, तो आज हर घर में उसकी तस्वीर नहीं होती। आज मान सिंह की तस्वीर नहीं है हर घर में, जयचंद की तस्वीर नहीं है। राणा प्रताप एक बहुत बड़ा एरिया नहीं था उनका, मेवाड़ छोटा सा एरिया है, एक छोटी सी रियासत है, और इतना दिग्गज जिगरा, 6 फुट का आदमी, 90 किलोग्राम का बंदा था, और 308 किलो उसने वजन उठाया था। वजन 90 किलो उठा सकता है? क्यों? अंदर क्या शक्ति थी, ताकत थी कि ये मेरे विदेशी मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं विदेशियों को यहाँ नहीं टिकने दूंगा। लड़ाई तो उन्होंने लड़ी, उन्होंने चित्तौड़ भी अपना गवाया। कितने बहादुर चले गए, कितने लोग मारे, कितना सोना चांदी उनका लुट गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और फिर उसके बाद अल्टीमेट दोबारा उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ खड़ी की। लोगों ने उनके 25 लाख रुपया जो भामा शाह था वो आके देने आया कि वो आपके खजाने का पैसा मेरे पास है, अगर मैं आपको नहीं देता इन्होंने वैसे लूट लेना। देने आया, दोबारा उन्होंने किला खड़ा किया, दोबारा उनके ठिकाने तोड़े। आपको पता है अकबर के जितने ठिकाने होते हैं, यहाँ जहाँ वो बैठे होते हैं, ये एरिया ये ठिकाने, इसका ठिकाना होगा, ये ठिकाना, सारे मुगलों को मार मार कत्ल कर दिया। 2-4 साल में सारा का सारा खाली करा दिया। और अकबर फिर 12 उसने लड़ाई छोड़ी थी कि मैं राणा प्रताप के साथ लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मुझे बताओ यार, उनसे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो सकता किसी का। चित्तौड़ जैसी चीज़ तो नहीं जा सकती ना। हमारे कौन से बड़े किले हैं यार, 4-4 5-5 कमरे लेके फुर्ती मार रहे हैं हम लोग। लोगों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस देश को। आज ये देश, जिसको देश को भारत कहते हो, इंडिया कहते हो, उन्होंने बनाया हुआ है, हमने कहाँ बनाया है। तो अच्छा, मुझे आखिर में आपसे एक चीज़ और समझनी है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से बात करते हैं या किसी उनके बड़े नेता से बात करते हैं, आपने भी बयानों में उनसे सुना होगा, उनसे पूछते हैं चौधरी लाल सिंह के बारे में, तो उनके कुछ नेता ये कहते हैं, कौन चौधरी लाल सिंह, वो तो चुनाव हार गए, किस्सा खत्म। बकवास करता है। उसने कहा, और ये भी कहा, ये क्यों नहीं सुना रहे आप, उन्होंने कहा ये बकवास करता है। हम बकवास करते हैं? आप फूल बरसाओ फूल। इसलिए आपको कल लोगों ने कहा ना टुक 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 टुक, हैं? हमने टुक टुक नहीं कहा था। बकवास। और आप लोग अपनी जुबान सुधारो।
आप में लोगों में इतना 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 बड़ा घमंड आ गया है, उसको ठीक करो। मैंने अकेले ने ठोक के, आपके कितने मंत्री आए यहाँ, बड़े जलसे मेरे हुए उनसे, हेरा फेरी आप लोगों ने किए हैं। जलसे गिनती कर लो, लोग गिनती कर लो, मोटरसाइकिल गिनती कर लो, हैं, हाजिरी गिनती कर लो। हम उस इलेक्शन की बात पार्लियामेंट की नहीं कर सकते, वो हमने हारना था, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि पुलवामा ऐसा हादसा था देश के लिए, देश टूट गया था। इसलिए उन्होंने कि मोदी साहब ही देश को संभाल सकेंगे, एक उनके दिमाग में बात आई, और पाकिस्तान को ठीक करना, ये बातें दो उनके दिमाग में डाल दी वोट। उसमें लाल सिंह कोई चीज़ नहीं थी। हमने कहा अच्छा, और मेरे खुद पता था कि मैंने हारना है। मैं अपने वर्कर को नहीं बता रहा था, मैं आखिरी गोली आखिरी सांस तक लड़ रहा हूँ, जलसे जुलूस बड़े कर रहा हूँ। वोट कैसे पड़े थे? एक तरफ मुस्लिम ने वोट डाले विक्रमादित्य को, एक हिंदू का कोई 2 वोट नहीं पड़े होंगे मेरे ख्याल, क्योंकि उनका वोट भी यहाँ नहीं था, तो वोट किसका पड़ना था? और वही वोट जैसे याद साहब को मिले थे, सेम वोट उसको मिले हैं, और हिंदू के वोट नहीं पड़े, वो हार गए। चौधरी लाल सिंह ऐसे खड़ा था जिस दिन पहली बार, नहीं टिकट जाती तो वो वोट मुझे पड़ने थी, जहाँ वाले भी मुझे पड़ने, मैंने जीतना ही था, मैं थोड़ा हारता हूँ। ये सीट कांग्रेस को मैंने दिलवाई थी, कांग्रेस के कर्मों में कहाँ सीट है, कहाँ कर्मों, सच कह रहा हूँ। 35-40 हज़ार वोट लेते थे ये इनके लोग, मैं ही बंदा था जो चमन लाल गुप्ता साहब, एक जितने लीडर हैं वो जम्मू के चमन लाल साहब के बराबर के हैं, ईमानदारी से बात करो, हैं। उनकी सोच, उनका नज़रिया, उनका एक्सपीरियंस, उनकी स्ट्रगल, उनका प्रजा परिषद से लेके यहाँ तक क्या है ये, और वो उनको हराना आसान था, और पैसा भी, सब कुछ भी। सिर्फ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, लोगों को अच्छा लगा, ये बहुत बड़ी आदमी है। मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, मुझे उस समय लड़ाया था। उस समय वो क्यों नहीं लड़े? उस समय नहीं लड़े, इस समय लड़े। वो कौन आया इलेक्शन में? डॉक्टर आया, हाँ, इसका ये करेंगे, वो करेंगे, और डॉक्टर साहब को पता नहीं था कि मैं जीतूंगा। दूसरी बार तो जीतना ही था जब पुलवामा हो गया पहले। और मैं कहता हूं कि इलेक्शन जितने हुए हैं, हम इन बात के लिए, कोई कहे कि वो लाल सिंह क्या है, हार गया, खुद भी हार गया, उसकी वाइफ भी हार गई। भाई साहब, आपकी सारी पार्टी हार गई थी, कोई नामो निशान नहीं था। आज 300 समथिंग सीट है आपके पास, क्या दोबारा घुमाने के चक्कर में ऐसी बातें कर रहे हो क्या? चोपड़ा साहब, फिर दोबारा जिनको आप जीरो समझते हो, वही आपको हीरो दिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चौधरी लाल सिंह, जिनको आप जीरो समझते हैं वही आपको हीरो दिखेंगे, और साथ में बेबाकी के साथ और भी बहुत सारी बातें की हैं। कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के इस सियासी घमासान में जो ये योद्धा हैं, इनकी सारी बातें लगातार आप तक पहुंचाते रहें।